शुगर माफिया, ये लफ्ज तो आपने बहुत सुना होगा। शुगर माफिया, चीनी माफिया, चीनी की कीमतें, चीनी माफिया। और ये भी कि शुगर इंडस्ट्री को खुद सियासतदान और ताकतवर हल्के चलाते हैं, ये अरबों नहीं खरबों बनाते हैं और तमाम इदारे इन पर हाथ डालते हुए घबराते हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज तक आपने ऐसी कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी होगी जिसमें बाकायदा इस जुमले की वजाहत की गई हो, यानी ये बताया गया हो कि ये इंडस्ट्री आखिर माफिया के तौर पर ऑपरेट कैसे करती है, कैसे पैसे बनाती है, सियासतदानों की अगर मिले हैं तो कौन किस मिल से ऐसा आखिर क्या करता है जिससे खूब पैसा बनता है, फिर ये मसनूई किल्लत कैसे क्रिएट की जाती है, प्राइस कैसे बढ़ाई जाती है, किसानों को कैसे लूटा जाता है, आवाम को बिल आखिर महंगी चीनी क्यों ख़रीदना पड़ती है, और हाँ सबसे बढ़कर ये कि कैसे आखिर इतना सब करने और इतने केसेस होने के बावजूद सियासतदान बरी हो जाते हैं और अपना पैसा घुमा और बचा लेते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और पेट्रियन पर हमारी सपोर्ट, क्योंकि फिर वही बात कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्पॉन्सरशिप के ज़रिए मुमकिन ही नहीं। इसलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को मुल्क में ज़िंदा रखने के लिए आपकी जानिब से पेट्रियन पर हमारी सपोर्ट के साथ शुरू करते हैं पाकिस्तान में शुगर माफिया की कहानी। अच्छा, माफिया को समझने के लिए कि ये पैसे कैसे बनाती और बचाती है, पहले ये समझना होगा कि ये इंडस्ट्री इटसेल्फ काम कैसे करती है। तभी समझ आएगा कि किस स्टेप पर होना क्या चाहिए था जबकि खेल खेला क्या जाता है। साइज़ की बात करें तो ये इंडस्ट्री सालाना 1000 अरब रुपए यानी तकरीबन 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाती है। अब ये कितनी बड़ी रकम है समझने के लिए जान लें कि ये रकम तकरीबन उतनी ही है जितनी वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में नई सड़कों, डैम्स, अस्पतालों और स्कूलों जैसे तरक्याती मंसूबों पर एक पूरे साल में खर्च करती है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गन्ना पैदा करने वाला मुल्क है, जहाँ हर साल तकरीबन 84 मिलियन टन गन्ना पैदा होता है, जिससे तकरीबन 7 मिलियन टन चीनी बनती है। और हाँ, याद रखेंगे ये सिर्फ वो ऑफिशियल आदत शुमार है जो रिकॉर्ड पर हैं, जबकि हकीकत क्या है वो अभी कुछ देर में आप जान जाएंगे। मेन प्लेयर्स की बात की जाए तो इसकी चेन में सबसे पहले वो किसान आता है जो गन्ना काश करता है, फिर आती हैं शुगर मिल्स जो इस गन्ने को क्रश करके यूँ समझ ले कि इसके रस से चीनी बनाती हैं, और फिर आते हैं वो होल सेलर्स और रिटेलर्स जो इस चीनी को ख़रीदते हैं, जहाँ से फिर मेरे और आपके घर चीनी आती है। लेकिन आपको बताऊं, एक और बड़ा प्लेयर या यूँ कह लें कि एक और एंटिटी पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का लाजमी जुज़ है, जो बराह रास्त तो इस चीनी में शामिल नहीं, लेकिन इसके बगैर ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ चलती ही नहीं, और वो है हुकूमत। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो एंटिटी है जो उसूलन ज़रूरत पड़ने पर यानी मुश्किल हालात में सब्सिडी देकर दुनिया भर में शुगर मिल्स की मदद करती है। खैर, तो चलें, अब जब ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया है तो आइए देखते हैं कि किस स्टेज पर क्या खेल खेला जाता है। भाई, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेज किसान होता है जो गन्ना काश्त करता है। अब यहाँ उसूलन होना क्या चाहिए? जो हुकूमत हर साल एक ऑफिशियल रेट मुकर्रर करती है, जिसे सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है, कि शुगर मिल्स हर सूरत इसी कीमत पर किसान से गन्ना खरीदेंगी ताकि किसान का हक ना मारा जाए, इसी कीमत पर ख़रीदारी हो। और हाँ, ये भी कि हुकूमत की जानिब से लाजिम है कि इस पूरे सौदे की कंप्यूटराइज्ड रसीद भी बने ताकि हुकूमत के पास भी हर चीज़ का डेटा हो कि कितना गन्ना किस कीमत पर ख़रीदा गया है। मगर आप जानते हैं आम तौर पर होता क्या है? चूँकि गन्ना काफ़ी भारी होता है जिसे दूर ले जाना तकरीबन नामुमकिन होता है, और ज़ाहिर है गन्ना एक ऐसी फसल है जो ख़राब भी हो जाती है, तो क्योंकि किसान के पास अपने बिज़नेस को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि इसके इलाके में मौजूद मिल उससे वो गन्ना किसी भी तरह ख़रीद ले, तो मिल्स ऑफिशियल प्राइस से कम प्राइस पर वो गन्ना ख़रीदती है। अब इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है किसान को पैसे कम मिले और शुगर मिल्स ने पैसे बचा लिए, लेकिन चूँकि रेट कम लगा है तो अब इसी कीमत पर ज़्यादा गन्ना ख़रीदा गया है, लेकिन ये इजाफी गन्ना रिकॉर्ड पर नहीं है, यानी अब इससे जो इजाफी चीनी बनेगी वो हुकूमत को पता ही नहीं होगी और जिसे बिना किसी टैक्स के बेचा जाएगा। अच्छा, ये जो भी अभी आपको बताया गया ये सब ऐसी ही हवा में नहीं है, बल्कि ये उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर बनाई गई शुगर इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग है। यकीन नहीं आ रहा तो आइए आपके सामने आज एक्चुअल वाक़या नंबर के साथ ही रख देते हैं। शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं।
जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, सबसे पहले क्या चीज निकली, 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ही ये रिपोर्ट देखें। इसके मुताबिक पंजाब के ऑपरेशनल 43 में से 40 मिल्स ने किसानों को ऑफिशियल सपोर्ट प्राइस से कम अदायगी की। और अब मैं चाहूँगा कि आप ये चार्ट देखें और नज़रें इस टेबल के टॉप राइट साइड पर मरकूज कर लें, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि जहाँ ऑफिशियल रेट 180 रुपये मन था, शरीफ फैमिली की कश्मीर शुगर मिल ने तो एवरेज सिर्फ 139 रुपये ही दिए। लेकिन चलें देखते हैं कि अगले स्टेप पर क्या हो रहा है। अब गन्ना पहुंचता है मिल के अंदर, यहाँ इसे क्रश किया जाता है जिससे रस निकलता है और फिर इसी रस से अल्टीमेटली चीनी बनती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि जितना गन्ना है उतनी ही चीनी बनती है। जाहिर है गन्ना वैसे तो भारी होता है, लेकिन चीनी गन्ने से नहीं उसके रस से बनती है। और हाँ, ये भी वेरी करता है कि किस गन्ने से कितना रस निकले। इसलिए यूँ समझ ले कि ऑन एन एवरेज अगर 100 टन गन्ना है तो तकरीबन 10 टन ही चीनी बनती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकवरी रेट, कि गन्ना कितना था जबकि चीनी कितनी बनी। खैर, अब होना क्या चाहिए था? ये एक साइंटिफिक मैकेनिक प्रोसेस है जो मिल का लैब मैनेजर मशीन से कैलकुलेट करता है, तो जो नंबर आए वही हुकूमत को रिपोर्ट कर दें, राइट? क्योंकि इसी से फिर आगे टैक्स और प्रोडक्शन का हिसाब लगेगा। लेकिन होता ये है कि मिल्स रिकवरी रेट कम जाहिर करती हैं। मसलन अगर 10 था तो 9% शो किया। अब ये 1% वैसे तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जब बात हज़ारों टन की हो तो ये मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी यहाँ भी क्या हुआ, चीनी ज़्यादा पैदा हुई, शो हुकूमत को कम की गई, और फिर यही मसनूई किल्लत आवाम के लिए चीनी की प्राइस इंक्रीज, जबकि मिल्स मालिकान के लिए ज़ीरो टैक्स इलीगल आमदनी का बाइस बनती है, क्योंकि ये चीनी रिकॉर्ड पर तो नहीं है ना। अच्छा, आपको बताऊं ये सब कोई मामूली बचत या मुनाफा नहीं, यानी इसका स्केल कितना बड़ा है जान लें कि 2018 में जब FIA ने अल अरबिया शुगर मिल्स के कंप्यूटर से डिलीटेड ईमेल्स बरामद की जिसका सब्जेक्ट था एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इस ईमेल में मिल के DGM फाइनेंस ने अपने लैब मैनेजर को लिखा कि रिकवरी रेट जो 12.35% आ रहा है इसे 10.87% लिखा। तो उस लिस्ट में तो नाम है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उस गंगा में इस अरसे में जो स्कैम हुआ है चीनी का, उस अरसे में मेरे ख़ानदान के जो अफराद उनकी मिलों ने उसमें गंगा में उन्होंने स्नान नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं ये तो कुछ भी नहीं। अल अरबिया के कंप्यूटर से ही दूसरे मौके पर एक और फाइल मिली जिसमें सारा डेटा 2 कॉलम्स में था, R यानी रिपोर्टेड और N यानी नॉट रिपोर्टेड। अब आप दिलों को थाम लें, क्योंकि अब हम शरीफ फैमिली की शुगर मिल की जानिब से खेले गए खेल का एक ऐसा नंबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। जानते हैं, जहां 2017-18 के सीज़न में रिपोर्टेड प्रोडक्शन थी 9,25,000 बैग, तो जो रिपोर्ट नहीं किया गया था वो प्रोडक्शन कितनी थी? 7,51,000 बैग, यानी तकरीबन आधी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर छुपा दी गई। अच्छा, माना कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन आपको बताऊं कि अभी भी स्टेजेस और खेल जारी हैं, मुकम्मल नहीं हुए। अब जब चीनी बन गई है तो अब बारी आती है इसे आगे बेचने की। इसके लिए यूजुअली मिल को एक इनवॉइस बनाना होता है जिस पर खरीदार का नाम और शनाख्ती कार्ड दर्ज होता है। होना तो ये चाहिए कि जिसको चीनी बेची जा रही है उसी का नाम और हकीकी शनाख्ती कार्ड नंबर इनवॉइस पर हो, ताकि FBI भी ट्रैक कर सके और सबसे प्रॉपर टैक्स कलेक्ट हो सके। लेकिन अब क्योंकि वो चीनी भी होती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं, जो अनडिक्लेयर्ड होती है, तो यहाँ कुछ अनयूजुअल होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वो क्या होता है, यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे का खेल समझ नहीं आएगा। और वो ये कि FBI का निज़ाम दरअसल ये है कि जब 2 रजिस्टर्ड कारोबार आपस में ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो दोनों का रिकॉर्ड खुद ब खुद एक दूसरे से मैच हो जाता है। यानी बेचने वाला कहता है कि मैंने इतना बेचा, ख़रीदने वाला कहता है मैंने इतना ख़रीदा, और सिस्टम दोनों को क्रॉस चेक कर लेता है। और हाँ, अगर FBI वालों ने फिजिकली भी जाके फिर चेक करना हो तो वो भी मुमकिन होता है, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड पर है, उनके पास एड्रेस भी होता है। लेकिन अगर ख़रीदार एक आम गैर रजिस्टर्ड शख्स हो जो कोई टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं रखता, जो फाइलर ही नहीं, यानी एक छोटा दुकानदार, तो उसकी तरफ से इस तरह कोई तस्दीक मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं होता जिसे मैच किया जा सके। Nestle, Smile Industries,
इंग्लिश बिस्किट और इस तरह के क्लाइंट्स के पास जा रही है, तो वहाँ पे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि भाई इतनी चीनी उधर चली गई, क्योंकि उन फैक्ट्रियों में भी रिकॉर्डिंग है। ये भी उन्होंने फिर आगे क्या प्रोडक्ट बनाए, उन्होंने उन्होंने मशरूब बनाए, उन्होंने बिस्किट बनाए, उन्होंने चॉकलेट बनाई, टॉफियां बनाई, वो सब भी आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो वो एरिया तो आप इससे तो सब कुछ कर सकते हो। बट दूसरा मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल एरिया है। बहुत मुश्किल है कि आप करियाने स्टोर पे जाके देखो, हर बेकरी पे जाके देखो, उतना नामुमकिन सी बात है। और बस इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया जाता है, चीनी बेची किसी और को जाती है और नाम ऐसे ही किसी और शख्स का इस्तेमाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा ना इस तरह चेक हो रहा है ना मैच हो रहा है, इसलिए इनवॉइस पर अब अपनी मर्जी की सेल और कीमत दर्ज की जा सकती है, जो कि जाहिर है असल क्वांटिटी से कम होती है, ताकि वो जो कम क्वांटिटी डिक्लेयर की थी उससे मैच हो सके। जानते हैं, जब शुगर कमीशन ने हमदा शुगर मिल्स की 705 मुबैना दुकानें फिजिकली चेक की तो क्या पता चला कि इनमें से 654 दुकानें यानी 93% या तो सिरे से मौजूद ही नहीं, या उन दुकानदारों को खुद ही नहीं पता था कि उनके शनाख्ती कार्ड पर अरबों रुपए की चीनी की खरीदारी हुई है। और ये तो एक मिसाल है, इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन आपको बताऊं, मुल्तान में जो पाया गया वो तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइए आपको एक और चार्ट दिखाते हैं। अब की बार इसे देखकर आप जानेंगे कि जब शुगर कमीशन ने मुल्तान में 213 मुबैना दुकानें और ख़रीदारों को फिज़िकली चेक किया तो ना एक दुकान फिज़िकली मौजूद थी और ना ही एक ख़रीदार, यानी जाली बायर्स की परसेंटेज 100% थी। लेकिन फिर वही बात कि ये भी आखिरी चीज़ नहीं भाई, इस सब के बाद फिर यहाँ सट्टा भी खेला जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि भाई सट्टा तो किसी मैच में, क्रिप्टो में, इन चीज़ों में खेला जाता है, ये चीनी के कारोबार में सट्टा कहाँ से आ गया? तो परेशान ना हो, अभी समझाता हूँ। दरअसल होना तो ये चाहिए कि अगर कोई ब्रोकर चीनी खरीदता है तो वो आज के रेट पर ख़रीदे, चीनी फिजिकली उठाए और मार्केट में बेच दे। लेकिन फॉर्मर डायरेक्टर FIA वाजिद जिया साहब की सरबराही में बनने वाली इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया। इस ग्रुप में मिल्स और ब्रोकर्स आपस में पहले तय करते हैं कि अगले महीने क्या रेट होगा, जिसके बाद ब्रोकर आज के रेट पर एडवांस बुकिंग करके चीनी मिल्स के गोदाम में छोड़ देता है। क्यों? ताकि मार्केट में सप्लाई कम नजर आए और कीमत खुद ब खुद बज़ाहिर किल्लत के बायस बढ़ जाए। और जाहिर है, जब कीमत एक बार बढ़ जाएगी तो बाद में यानी वही अगले महीने उस कीमत पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, असल ट्विस्ट इसमें यह है, सट्टा यह है कि बात सिर्फ इन दो के ही बीच में नहीं रहती, बल्कि अब यहाँ से एक पूरी चेन शुरू होती है। यानी ये ब्रोकर सामने लोगों को बोलता है कि अगले महीने ये कीमत होगी, अभी मेरे पास इतना स्टॉक है, लेना है तो बताओ। अब ऐसे वही चीनी जो अभी मिल्स के गोदाम में ही है, होलसेलर तक आते आते कोई 5 से 6 बार बिक चुकी होती है। यानी कीमत के ऊपर ये सारे लोग इस दौरान सट्टा खेलते रहते हैं। सट्टा कैसे? क्योंकि जाहिर है ना इस बीच किसी ने वाकई फिजिकली चीनी रिसीव की ना कुछ, और हाँ, इस बात की भी क्या गारंटी कि कोई क्रैकडाउन ना हो जाए और अगले महीने कीमत गिर ना जाए। और फिर वही बात कि ये सब ऐसे ही हवा में नहीं बयान किया जा रहा। आइए आपको सैकड़ों में से एक एक्चुअल वाकया और उसका नंबर दिखाते हैं। ब्रोकर मोहम्मद असलम, जिन्होंने जनवरी 2020 में 7 करोड़, फरवरी में 8.25 करोड़ रुपए कमाए, और फिर मार्च में जब हुकूमत ने मुदाखलत की तो 27 करोड़ 89 लाख रुपए गवा बैठा। क्यों? क्योंकि उसके पास 11,000 ट्रकों की फॉरवर्ड बुकिंग थी, यानी 10 अरब रुपए की चीनी, जो कभी फिजिकली हरकत में आई ही नहीं, सिर्फ कागज़ और व्हाट्सएप पर ट्रेड होती रही। और हुकूमत ने जब क्रैकडाउन किया तो कीमत कम हो गई। खैर, अब आता है आखिरी लेकिन आवाम के लिहाज से सबसे तकलीफदेह स्टेज, यानी हुकूमत से सब्सिडी लेना। भाई अगर पाकिस्तान में वाकई इजाफी चीनी पैदा हो तो इसे बैरूनी मुल्क बेचना एक लॉजिकल फैसला है। जाहिर है इससे डॉलर आते हैं, लेकिन मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा पैदावार स्टॉक वेरिफिकेशन से साबित भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन जब PSMA यानी शुगर मिल्स की अपनी एसोसिएशन हर साल हुकूमत को ख़त लिखती है कि सरप्लस है, एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, जिस पर अमूमी पैटर्न ये रहा है कि हमारी हुकूमतें न सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देती हैं बल्कि कई दफ़ा सब्सिडी भी दी जाती है, तो आपको बताऊं ये सब काम मेनली ट्रस्ट की बुनियाद पर होता है कि वाकई शुगर मिल्स वाले सच बोल रहे होंगे कि मुल्क में इजाफी चीनी मौजूद है। कहेंगे नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, आप 6 लाख या 7 लाख टन जो है वो पहले पाकिस्तान में होनी चाहिए। मसला उसी में होता है कि फिर वो बोलते हैं है 6 लाख टन, होती 4 लाख टन है, 5 लाख टन है।
एक्सपोर्ट के बाद मुल्क में शॉर्टेज होती है, कीमतें बढ़ती हैं और हुकूमत दोबारा इंपोर्ट करने पर मजबूर हो जाती है। अब जाहिर है वो चीनी तो कदरे महंगी होती है तो रेट उसके हिसाब से तय हो जाता है। तो अब जो पहले इजाफी चीनी शुगर मिल्स ने बनाई थी, जो कि अभी तक हुकूमत के सामने ही नहीं थी, उसे भी इसी कीमत पर बेच दिया जाता है। यानी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, चारों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा। अच्छा, अब यहाँ आपके दिमाग में शायद चंद सवाल आ रहे हों। एक तो ये कि एक्सपोर्ट पर सब्सिडी क्यों? एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलना ही काफ़ी नहीं। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लेना है कि हमने शुगर एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री को या मिडल ईस्ट को या किसी और। तो ये एक डिसीजन हुआ। अब जब शुगर एक्सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि प्राइस कम है अदर कंट्रीज़ में, यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो वो जो गैप है वो गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी पे कर देगी या एज अ डिस्काउंट पे कर देगी इंडस्ट्री को। यहाँ से इंडस्ट्री को प्रॉफिट मिल गया कि वो जो उनकी शुगर भी बिक गई, गवर्नमेंट को कुछ डॉलर मिल गए, लेकिन अदर देन दैट उनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ में प्रॉफिट भी मिल गया। और हाँ, अगर दूसरा सवाल इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि इतनी आसानी से सब्सिडीज मिल कैसे जाती हैं, तो भाई जाहिर है हुकूमती फैसला साजी जिनके हाथ में है, मेजॉरिटी मिले भी उन्हीं की है। खैर, आपको बताऊं कि इन्फ्लुएंस का आलम यह है कि 2017 में एक ग्रेड 17 के अफसर को, जिसे चीनी की सनत का कोई तजर्बा नहीं था, सब्सिडी के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जहां 1-2 महीने मिलते हैं, इन्हें कितना टाइम दिया गया? सिर्फ 24 घंटे। जी बिल्कुल। और फिर इसी 24 घंटे की कैलकुलेशन पर 20 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी अलॉट हो गई। हालांकि इस पर रिपोर्टेडली फाइनेंस कमीशन ने भी एतराज़ात उठाए कि कैलकुलेशन में ये गलतियां हैं, जिसे ठीक कर लिया तो कम से कम 10 अरब रुपए बच सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। अच्छा, वैसे इसी स्टेज से एक और चीज़ भी लिंक्ड है। जानते हैं जब तहकीकाती कमेटी ने FBI का डेटा देखा तो उसे क्या मिला? अफगानिस्तान जाने वाले 15 टन की गुंजाइश वाले ट्रक्स पर 97 टन चीनी की इनवॉइस बनाई गई, यानी फिजिकल कैपेसिटी से 6 गुना ज़्यादा। क्यों? ज़ाहिर है एक तो ये फ़ायदा कि सब्सिडी फ़ी टन मिलती है, तो उधर फ़ायदा है, लेकिन एक और मामला भी है। पाबंदियों के बायस अफ़गानिस्तान से पैसे वापस दुबई या अमेरिका के रास्ते आते हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हुकाम को ये जाहिर करें कि ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट हुई है, जबकि एक्चुअली ना की हो, मतलब ऑन पेपर है कि अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट लिस्ट में कम चीनी ही इंपोर्ट हुई हुई है, तो इससे फ़ायदा ये है कि हम अपना ब्लैक मनी जो बाहर पार्कड है बरास्ता अमेरिका और दुबई, पाकिस्तान ला सकते हैं और उसे वाइट कर सकते हैं। खैर, अब जब पूरा खेल आप समझ गए हैं कि किस स्टेज पर क्या होता है, आइए आपको दिखाएं कि ओवरऑल ताकतवर तरीन ख़ानदान कितना पैसा बना और बचा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिलें हैं, उनके बेटे मालिक हैं, लेकिन वो शुगर के ऊपर जो फैसला करते हैं एक्सपोर्ट का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनुशे बीबी को नजर नहीं आता। जब इसाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बनाया कि इसाक डार को शुगर इंडस्ट्री का शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, और इन्होंने रोका नहीं। आगाज करते हैं सबसे बड़े सूबे की सबसे ताकतवर फैमिली से। जी बिल्कुल, शरीफ ख़ानदान। SSCP के मुताबिक इस ख़ानदान के पास पंजाब में 9 शुगर मिल्स हैं, जिनमें से सबसे अहम है रमज़ान शुगर मिल, जिसके CEO खुद हमजा शहबाज हैं, और अल अरबिया शुगर मिल, जिसके डायरेक्टर्स में हैं नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज, जबकि हमजा शहबाज खुद इसके एक बड़े शेयर होल्डर हैं। प्रोडक्शन की स्टेज पर याद करें कि वो ईमेल जो हमने पहले बताई, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन वाली, जिसमें रिकवरी 12.35% से 10.87% लिखने की हिदायत दी गई थी, ये ईमेल भी शरीफ ख़ानदान की अपनी मिल अल अरबिया शुगर मिल की थी। और वो रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड कॉलम्स वाली फाइल, जिसमें तकरीबन आधी प्रोडक्शन ही छुपा दी गई थी, वो भी अल अरबिया के ही कंप्यूटर से बरामद हुई थी। लेकिन आइए कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि पैसा बनाने के बाद घुमाया कैसे जाता है। अच्छा, पहले ये समझ लें कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी पैसे ट्रांसफ़र होने का लीगल मेथड है क्या, वरना फिर वही बात कि गेम समझ नहीं आएगी। भाई वैसे तो अल अरबिया दूसरी कंपनी यानी रमज़ान शुगर मिल को पैसे देती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसूल ये है कि ये ट्रांजैक्शन बोर्ड के रिकॉर्ड में आए, सालाना रिपोर्ट भी डिस्क्लोज हो और साथ ही SSCP को भी बताया जाए, ताकि हर कोई देख सके कि ये पैसा किस रेट पर, किस शर्त पर और
क्यों गया है? क्यों? क्योंकि अल अरबिया में अगर कोई छोटा शेयर होल्डर भी है तो इसे हक है जानने का कि इसकी कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, या फिर अगर ये पैसा मुनाफे की सूरत में निकालना है तो उसका बाकायदा तरीका है डिविडेंड, जिस पर टैक्स भी लगता है और जो तमाम शेयर होल्डर्स को उनके हिस्से के मुताबिक मिलता है। लेकिन बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि 3 साल में अल अरबिया ने HBL अकाउंट के जरिए रमज़ान शुगर मिल को 1 अरब 60 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए, और ये ट्रांसफ़र न किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाहिर हुआ, न बोर्ड के रिकॉर्ड में, न ही SHP के पास। अब जब कोई ट्रांजैक्शन छुपाई जाती है तो सवाल ये बनता है कि आखिर इसे डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि ये पैसा मुनाफा छुपाने के लिए इधर उधर किया जा रहा था ताकि टैक्स बचाया जा सके, या इसलिए कि डिविडेंड का बाकायदा तरीका अपनाने से दूसरे शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना पड़ता जो शरीफ ख़ानदान नहीं देना चाहता था? लेकिन आपको बताऊं कि शरीफ ख़ानदान और उनके शुगर बिजनेस से मुतालिक सबसे दिलचस्प कार्रवाई तो अभी बताना बाकी है। 2018 में पंजाब हुकूमत ने चिन्योट में 10 किलोमीटर तवील एक नाला बनाया जिसकी लागत थी 21 करोड़ 30 लाख रुपए। अब वैसे तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आवाम के पैसों से ये नाला बना कहाँ? बिल्कुल रमज़ान शुगर मिल के करीब। उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, और जिस मिल का फ़ायदा हुआ उसके CEO थे खुद उनके बेटे हमदा शहबाज। नैब ने इस पर मिसयूज़ ऑफ पावर का केस बनाया। 2020 में शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज पर फर्दर जुर्म आयद की, लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? 2022 में नैब के कानून में एक तरमीम आई जिसके तहत तय किया गया कि नैब सिर्फ 50 करोड़ या इससे ज़्यादा के केसेस ही देखेगी, और ये केस तो था 21 करोड़ 30 लाख रुपए का, यानी नई हद से कम। इसलिए केस खुद ब खुद नैब के दायरे इख्तियार से ही बाहर हो गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तरमीम पास किसने की? शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत ने, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे। नैब बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, कानून को कानून के अंदर जो जगह थी उसको अब्यूज करके वो गलत लोगों को जेल में डाल देते थे। तो एक मीटिंग हुई कि भाई नैब का क्या करना। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी। मेरी राय ये थी कि बिल्कुल कानून ना छेड़ें, जिस तरह है उस तरह चलने दें। और जो इमरान खान ने हमारे साथ ज्यादती करी है, तो इमरान खान और उसके जो लोग हैं, और जो जिसको बेगुनाह को ना पकड़े लेकिन उनकी करप्ट लोगों को तो पकड़े ना, और उनको तो बंद करें ना। उधर भी करप्शन तो बहुत थी, आप जानते हैं। दूसरी राय एक शाहिद अब्बासी साहब की थी। उनकी ये राय थी कि नैब को खत्म कर दो, कि नैब का कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन डाला उसमें। उन्होंने कहा जितने मुस्लिम लीग के वालों के खिलाफ केस हैं, बशमूल मेरे, बशमूल शाहिद भाई के, बशमूल एहसन इकबाल के, लेकिन बशमूल तमाम लोगों के, वो केस चलने दें। कि नैब को कहेंगे कोई नया केस नहीं लेंगे आप, लेकिन ये वाले केस को प्रोसिक्यूट करें ताकि हम लोग जो हैं वो कोर्ट्स के थ्रू अपनी इनोसेंस भी प्रूव करें। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, उनको गिल्ट प्रूव करनी चाहिए, लेकिन हम इनोसेंस भी प्रूव करें और हम निकल के आ जाएं। बहरहाल उन्होंने फिर ये दोनों राय मुस्तरद कर दी और नैब के कानून चेंज कर दी। खैर, शरीफ खानदान की तो बहुत बात हो गई। आइए आपको जरदारी किंगडम यानी सिंध लिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या और कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ ये बात नोट कर ली जाए कि जरदारी साहब के नाम पर बराह रास्त कोई मिल नहीं है। हाँ, लेकिन FIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये साबित कर चुकी है कि ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद उनके करीब तरीन बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओमनी ग्रुप की ग्रोथ। 2007 में 10 से कम कंपनियां, जबकि 2018 में तकरीबन 80 कंपनियां। और ये बिल्कुल वही अरसा है जब सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जरदारी साहब भी खुद 5 साल सदर रहे थे। वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। मैं जेल में था तो बीबी ने मुझे मैसेज भेजा कि नोडेरो शुगर मिल जो है वो एक साहब लेना चाह रहे हैं, तो उनको लेने ना दे, अपने किसी दोस्त के। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा, उसने बिड की। वो अगला बंदा जो था उसकी बिड थी 60 लाख की, इनकी बिड थी 6 करोड़ की। तो उसको ये घुमंड था कि शायद और को तो कोई यहाँ आएगा नहीं। उसको नहीं पता था कि यहाँ हम फकीर बैठे हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं।
लेकिन आइए अब आपको इस ग्रोथ का और ख़ास तौर पे इसमें शुगर मिल्स की ग्रोथ के हवाले से एक ख़ास पहलू बताता हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। दरअसल इस ग्रोथ का एक पैटर्न है और ये पैटर्न खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई GID रिपोर्ट में भी मौजूद है। ओमनी ग्रुप में कई मिल्स ऐसी हैं जिन्हें पहले हुकूमत ने खुद बीमार सनत करार दिया, यानी जो चल नहीं रही थी, और फिर इन्हीं मिल्स को ओमनी ग्रुप ने मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम कीमत पर खरीद लिया। मसलन दादू शुगर मिल जो सिंध हुकूमत की अपनी मिल्कियत थी 2008 में, यानी बिल्कुल उसी साल जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, ये मिल सिर्फ 9 करोड़ रुपए में ओमनी ग्रुप को दे दी गई, जबकि GID रिपोर्ट के मुताबिक इसकी असल मार्केट वैल्यू 62 करोड़ 60 लाख रुपए थी। इसी तरह ठट्टा शुगर मिल्स जो भी दादू शुगर मिल की तरह ही सिंध हुकूमत की मिल्कियत थी, 2013 में सिर्फ 12 करोड़ 70 लाख रुपए में बेच दी गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 71 करोड़ 61 लाख रुपए थी। और यही नहीं, चूंकि बीमार सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए हुकूमत का अपना एक बजट होता है, तो GID रिपोर्ट खुद बताती है कि इन इदारों को खरीदने के बाद ओमनी ग्रुप ने इसी बहाली के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी 97% शेयर हासिल किया। यानी पहले मिल्क को कौड़ियों के दाम ये कहकर खरीदा कि हुकूमत पर बोझ हैं, इसलिए इसे सस्ता दे दो क्योंकि जाहिर है इसकी बहाली में पैसा खर्च होगा वगैरह, और फिर बाद में वो बहाली भी अल्टीमेटली हुकूमती ख़जाने से ही हुई। अच्छा, वैसे GID रिपोर्ट का एक और बहुत अहम इंकिशाफ है। ठट्टा शुगर मिल की ये कम बोली मंजूर करते वक्त खुद सिंध के सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी एतराज़ किया था, लेकिन उस वक्त के वजीर ख़जाना सैयद मुराद अली शाह, जो आज सिंध के वजीर आला हैं, उन्होंने अपने ही सेक्रेटरी की राय के खिलाफ जाकर ओमनी ग्रुप के हक़ में समरी की मंजूरी दे दी। और फिर यही ठट्टा शुगर मिल ने बीमार सनतों की बहाली के नाम पर भी सिंध हुकूमत से 90 करोड़ का कर्ज लिया, जिसमें से 60 करोड़ रुपए एक फ़र्जी अकाउंट के ज़रिए एक तीसरे शख्स को मुंतकिल कर दी गई। लेकिन आपको बताऊं कि जरदारी किंगडम में असल गेम पैसे बनाने का नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे का है, यानी पैसे को घुमा कर, धो कर, छुपा कर इस्तेमाल करने का। जाहिर है ये बात तो आप सब जानते हैं कि जो इजाफी पैसा होता है, जो कमाया नहीं बनाया जाता है, इसे डायरेक्ट बैंक्स में तो जमा करा नहीं सकते। एक तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर ही ज़्यादा पैसे हों तो सीधे सीधे सवाल जवाब और रिपोर्टिंग का मसला है, लेकिन अगर ये सब भी मैनेज कर लिया जाएगा फिर भी टैक्स देना पड़ेगा और दीगर चीज़ें। तो इस पैसे को इस्तेमाल के काबिल बनने के लिए कुछ मंजिलों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि शुगर मिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर तो FBR, FIA सबकी नज़र होती है, इसलिए ये पैसा सेव हो जाता है जब ये उनके पास हो जिनका इस सर्कल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं। याद है ना, हमने शरीफ फैमिली वाले चैप्टर में बताया था कि कैसे फेक दुकानदार या ऐसे लोग जिन्हें खबर ही नहीं थी कि उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ ट्रेड शो की गई है। बिल्कुल वैसे ही 2018 में जब फोस की शुगर मिल पर FIA के रेट के दौरान कुछ हार्डिस सामने आई, तो उनसे पता चला कि ये पैसा आम गरीब इंसान के नाम पर अकाउंट बनाकर डाला गया है, यानी ऐसे इंसान जिन पर आम तौर पर FBR वालों को उम्मीद ही नहीं होती कि इनके पास इतना पैसा हो सकता है, जैसे कि हारी, घरेलू मुलाजमीन वगैरह। और फिर यही पैसा आखिर में इस सब के बाद इस्तेमाल हुआ बिलावल हाउस के अखराजात में, यहाँ तक कि उनके कुत्ते के अखराजात भी यहीं से पूरे हुए। छोरा साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। खैर, लेकिन आपको बताऊं, सरदारी किंगडम में इससे भी इंटरेस्टिंग चैप्टर केसेस ख़त्म होने का और उनसे बरी होने का है। इस केस का जानते हैं क्या बना? 2022 में नैब कानून में वही तरमीम आ गई। हाँ, यहाँ चूँकि रकम ज़्यादा थी तो वो तो नहीं हुआ जो शरीफ फैमिली की केस में हुआ था, लेकिन यहाँ एहतसाब अदालत ने कहा कि नई तरमीम के नए ढांचे के मुताबिक अब उसके पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं रहा, इसलिए केस वापस नैब को पहुँचा दिया गया, जहाँ से फिर ये एक बैंकिंग कोर्ट में चला गया। मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए? अच्छा, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। नैब जो है वो तहकीकात करती है और इसके बाद मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेश कर देती है फैसले के लिए। तो पहले ये केस था एहतसाब अदालत, जबकि अब यह है बैंकिंग कोर्ट। जानते हैं 2025 में इस बैंकिंग कोर्ट ने क्या फैसला दिया? फरियाल तालपुर को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर केस से बरी ही कर दिया गया, जबकि जरदारी साहब और अनवर मजीद समेत बाकी तमाम मुल्ज़िमान आज तक जमानत पर है। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है।
चलें अब आते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी जहांगीर तरीन की कहानी पर। जानते हैं जहांगीर खान तरीन पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल इमरान खान के इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले उनके करीब तरीन साथी और फाइनेंसर पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर हैं। यानी इनका स्केल इतना बड़ा है कि इनका JDW ग्रुप अकेला पाकिस्तान की कुल चीनी पैदावार का 17% बनाता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस ख़ानदान का खेल हर एक स्टेज पर मिलता है। किसान की स्टेज से शुरू करें तो अलमुइज़ शुगर मिल, जिसका ताल्लुक तरीन ख़ानदान के एक रिश्तेदार शमीम खान से है। इस मिल ने किसानों को ऑफिशियल रेट 180 रुपये फ़ी मन की रसीद दी, लेकिन अदायगी की सिर्फ 163 से 179 रुपये के ही दरमियान। 2 सालों में इस तरह 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों से चुराए गए। प्रोडक्शन की स्टेज की बात करें तो पंजाब में एक कानून है जो 2006 से किसी भी मिल को कैपेसिटी बढ़ाने से रोकता है, लेकिन JDW ने बगैर इजाज़त 19,000 टन ऑफ केन पर डे इजाफी कैपेसिटी बना ली, जिसे कमीशन ने यहाँ तक कहा कि ये पाकिस्तान की एक मुकम्मल नई शुगर मिल बनाने के बराबर है। सट्टे की बात करें तो याद है वो ब्रोकर मोहम्मद असलम जिसने जनवरी 2020 में 7 करोड़, फरवरी में 8 करोड़ रुपए कमाए और फिर मार्च में 27 करोड़ 89 लाख रुपए का नुकसान उठाया। वो 11,000 ट्रकों की फॉरवर्ड बुकिंग यानी 10 अरब रुपए की चीनी, ये सब भी JDW ग्रुप के ही ताउन से हुआ। और अब आखिर में पैसा दूसरे रास्ते निकाल कर इस्तेमाल करने की बात करें तो जानते हैं किसी भी कंपनी से अगर बड़ी रकम निकालनी हो तो उसूलन उसका हक सिर्फ कंपनी के अफसरान या डायरेक्टर्स को होता है। और इसकी 2 वजूहात है। एक ये कि अगर ये मुनाफे की तकसीम है तो डिविडेंड की शक्ल में बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए जानी चाहिए ताकि हर शेयर होल्डर को पता हो, और दूसरी ये कि चाहे ये किसी और मद की रकम हो तब भी सिर्फ डायरेक्टर्स को ये इख्तियार इसलिए दिया जाता है ताकि ये वाज़ेह रहे कि ये रकम आखिर किस मद में निकाली जा रही है, यानी ख़ाम माल की ख़रीदारी है, तनख्वाहें हैं या कुछ और। लेकिन यहाँ क्या होता है, आमिर वारिस नामी एक शख्स जो JDW में महज एक राइडर का काम करता था, जिस बंदे के पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी रकम निकाल सके, उसने 3 साल में 2 अरब 50 करोड़ रुपए कैश निकाले। और कैश क्यों? ताकि ये ट्रेल कहीं क्रॉस मैच ना हो सके, क्योंकि जैसे ही पैसा कैश बन जाता है इसके बाद ये पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि ये पैसा आखिर में किसके हाथ में गया। और अब ये चार्ट देखेंगे तो आप जानेंगे कि यही पैसा फिर गया तरीन ख़ानदान की कंपनियों को, खुद जहांगीर तरीन को, उनके बेटे अली खान तरीन को, उनके 3 बेटियों के अकाउंट्स में, और हत्ता के ज़ाती प्रिंसली जेट्स नामी प्राइवेट कंपनी को। अब इसे खुशकिस्मती कहें, हसीन इत्तेफाक या कुछ और। जहां 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को बरतानिया में छुपाई गई प्रॉपर्टी और इनसाइडर ट्रेडिंग की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया था, जनवरी 2024 में काजी साहब की बेंच ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। जबकि इससे पहले FIA के जो केसेस थे 3 अरब 14 करोड़ रुपए फैमिली कंपनी को ट्रांसफ़र करने और $7.5 मिलियन बरतानिया भेजने के, वो भी जनवरी 2023 में नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर ख़त्म कर दिए गए। कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान में अगर चोरी करनी है ना तो 400 रुपए की चोरी ना करो, 400 रुपए की चोरी करोगे तो जेल जाओगे, 400 अरब की चोरी कर लो तो बच जाओगे। अब मैं क्या बोलूँ आपको। खैर, और सिर्फ यही 3 लोग नहीं, तहकीकाती कमेटी जिस दिन पब्लिक हुई उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आप जानेंगे कि 51% मेल्स सियासतदानों और उनके ख़ानदानों की ही है, जिन सब की कहानी भी तकरीबन सेम ही है, फिर चाहे खुसरो बख्तियार ख़ानदान की मिल्स हों या फिर गुजरात के चौधरी ख़ानदान की। और हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिन पर बात करना एक हसास मौजू है। जी बिल्कुल, उनकी भी शुगर मिले हैं और बेनिफिशरीज में तो वो भी हैं। खैर, लेकिन चलें अब आपको शुगर माफिया से मुताल्लिक़ एक ऐसा चैप्टर दिखाते हैं जिसके बारे में शायद आपको कुछ ना पता। एक चीज़ होती है कार्टेल, जिसका लफ्जी मतलब होता है गठजोड़। इसे आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि भाई आम मार्केट में तो मुख्तलिफ कंपनियां एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, यानी अगर एक मिल सस्ती चीनी बेचेगी तो दूसरी मिल को भी कीमत कम करनी पड़ेगी, वरना ग्राहक चला जाएगा, और यही मुकाबला फिर कीमतों को कंट्रोल में भी रखता है। लेकिन कार्टेल वो होता है जहाँ ये सब कंपनियाँ खुफिया तौर पर आपस में तय कर लें कि हम मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि मिलकर कीमत और सप्लाई कंट्रोल करेंगे ताकि सब के सब दबा कर कमाएं। अब यह पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कानूनी तौर पर जुर्म है। इसीलिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के तहत अब इसी जुर्म को पकड़ने और सज़ा देने के लिए एक इदारा मौजूद है जिसे कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 2009 में CCP, जो उस वक्त कॉम्पिटिशन ऑर्डिनेंस 2007 के तहत काम कर रही थी, क्योंकि अभी मुकम्मल कॉम्पिटिशन एक्ट पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था,
उसकी पहली इंक्वायरी ने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन और शुगर मिल्स की कार्टेलाइजेशन का वाज़े इब्तिदाई सबूत निकाला, ख़ास तौर पर कीमत फिक्सिंग और मिलकर बोली लगाने पर। लेकिन जब कमीशन का हतमी ऑर्डर तैयार हो रहा था, इससे पहले ही सिंध हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। फिर 16 जुलाई 2010 को बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी हुए तो ये भी सिंध हाई कोर्ट ने फ़ौरन रोक दिए। और सिर्फ यही नहीं, खुद कंपटीशन एक्ट की आईनी हैसियत को ही चैलेंज कर दिया गया। बरसों ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में रहा। 22 जून 2017 को इस पर दलाइल महफूज हुए। फिर नए चीफ जस्टिस की आमद पर जून 2019 में एक नई बेंच बनाई गई और आखिरकार अक्टूबर 2020 में जाकर लाहौर हाई कोर्ट ने इन तमाम पुरानी पिटिशंस को खारिज कर दिया। यानी 2010 से 2020 तकरीबन एक पूरी दिहाई कमीशन का बुनियादी वजूद ही कानूनी एतराज़ात में उलझाए रखा गया। अच्छा, लेकिन अब इस सब के बाद, इस सब से हटकर एक नया राउंड 2019-20 के शुगर क्राइसिस के बाद जब कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं, कमीशन ने असर-ए-नौ इंक्वायरी शुरू की। ये 10 सालों में दूसरी बार था कि कमीशन ने PSMA को बाकायदा कार्टेल करार दिया। और हाँ, इस बार शवाहिद पहले से कहीं ज़्यादा ठोस थे। यहाँ एक ख़ास फ़र्द का नाम सामने आया, मोहम्मद रफ़ी, JDW ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर। 21 अक्टूबर 2012 को PSMA की सालाना जनरल मीटिंग में इन्हें बाकायदा तौर पर फोकल पर्सन भी नामजद किया गया, जिसका काम था पूरी इंडस्ट्री के शुगर स्टॉक्स की पोजीशन कोऑर्डिनेट करना। ईमेल रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि वो हसास मालूमात बाकायदगी से शेयर और वसूल करते रहे और उनका ये किरदार कम अज़ कम जुलाई 2020 तक जारी रहा, जिसका सबूत एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिला। ये और इसी तरह के दीगर ठोस सबूत पर कमीशन ने नवंबर 2020 में PSMA और मुल्क भर की मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए। और फिर आया एक ऐसा दिन जब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख में कुछ इंतहाई गैर मामूली हो गया। इस नई इंक्वायरी ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कार्टेलाइजेशन के जुर्म पे 44 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया। ये न सिर्फ कमीशन की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना था, बल्कि शुगर मिल्स पर आयद होने वाले किसी भी जुर्माने में सबसे बड़ा था। लेकिन होना क्या था? इसे एक तरफ सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ले गए जहां से स्टे मिला, जबकि दूसरी तरफ कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल ले गए जिसने फैसला जिस वोटिंग की बुनियाद पर बना उसे ही करदम करार दे दी। It was a matter of public importance, so I decided to complete। आप जैसे फुल बेंच करते हैं, हमने कर दिया और उसी की मैकेनिज्म एंड मोडालिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि अगर इवन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कानून में तो कानून में तो बड़ा क्लियरली लिखा है ना कि आप जो चेयरपर्सन है वो कास्टिंग वोट कर सकता है एक्सरसाइज। ये देखिए, सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द चेयरमैन मे कन्वीन सच मीटिंग्स ऑफ द कमीशन एज सच टाइम्स एंड प्लेसेस एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो जब हम इसमें डिवाइडेड हुए तो मैंने इमर्जेंट मीटिंग की कि भाई अब डेडलॉक हो गया है तो कमीशन मीटिंग में हम अनाउंस करेंगे हाउ टू गो अहेड विद इट। तो उस पे भी क्योंकि ऑपोजिशन आई, दो ने अगेंस्ट किया कि नहीं आप नहीं कर सकते और दो हमारा ख्याल था कि हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने कास्टिंग वोट उस कमीशन मीटिंग में एक्सरसाइज की। और ये कमीशन मीटिंग कहते हैं इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरमैन शैल हैव अ कास्टिंग वोट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है, कहते हैं प्लेसेस एज अ कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो फंक्शंस ऑफ द कमीशन जो 28 में प्रोवाइडेड है, उनमें पहला फंक्शन है to initiate proceedings in accordance with procedures of the act and make orders in cases of contravention of provisions of the act। तो मेरा फंक्शन ही यही है पहला कि मैं प्रोसीडिंग्स करूं और ऑर्डर पास करूं। तो उस फंक्शन से रिलेटेड ही मैंने मीटिंग की। उस मीटिंग में जब हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ तो मैंने कास्टिंग वोट किया। अब हम इसको इस तरह देखें कि जी ये तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ये एक मेंबर को ज्यादा पावर दे देने की वाली बात है। ये ऐसा नहीं है। कास्टिंग वोट तो 16th सेंचुरी से चल रहे हैं। और याद रहे, इस सब में ये कहीं भी नहीं था कि इल्ज़ाम गलत था या फिर मिल्स इंतज़ामिया सब मासूम थी। और इसी एक इंतहाई डिबेटेबल वजह पर पूरा जुर्माना ही साइड कर दिया गया। अच्छा, वैसे शायद अब आप सोच रहे हो कि चलो भाई ये सब तो हो गया, लेकिन इसे डिफेंड क्यों नहीं किया गया, या ये बातें जो राहत साहिबा अभी बता रही हैं इन्हें चैनलाइज करके सामने क्यों नहीं रखा गया? तो इसका भी जवाब आप चेयरपर्सन राहत साहिबा से खुद ही जाने। ये डिसीजन जब आया है ट्राइब्यूनल का, आई वाज नो मोर देयर, जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन हुई है, इसको डिफेंड किया गया या नहीं किया गया। हमारे बहुत ही काबिल वकील थे जिनको मैंने एंगेज किया था इसके लिए। आगे वो हियरिंग्स फिक्स हुई, कब डिसाइड हुआ ये तो मेरे जाने के बाद हुआ है। लेकिन
मैं ये हैरान हूं कि जब वो वापस गया है डिसीजन, तो क्या कमीशन को ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था? इसको क्या डिफेंड किया है उन्होंने कि कास्टिंग वोट गलत हुआ है, सही हुआ है? ये सुप्रीम कोर्ट में खुद गए कि नहीं गए कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है? और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन हियरिंग हुई है और उसमें उन्होंने फिर ये अहकामात जो जारी किए जिसको इस बेसिस पे गलत किया गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खैर मैं इस चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती। I personally think one needs to look into the facts and records to find out what has happened. माहिरीन के मुताबिक शुगर माफिया का खात्मा पाकिस्तान का शायद सबसे मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंज है, क्योंकि जो लोग मिल मालकान हैं वही लोग मुल्की फैसला साजी में भी है। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हक में बेहतरी के लिए कुछ रास्ते अभी भी मौजूद। तरीका तो यह है कि इसको डीरेगुलेट कर दे। तरीका तो यह है कि इसे फूड सिक्योरिटी कंसिडर ना करे। हमेशा इकॉनमी वही ग्रो करती हैं जो ओपन होती हैं, जो वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करती हैं, हर वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें और हर वक्त इम्पोर्ट की इजाजत दे दें, जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जो कास्ट ऑफ इनपुट्स को कम कर दिया। लोग दुनिया में की चीनी महंगी हो गई तो हम यहाँ से भेज दें, अगर यहाँ महंगी हो गई तो हम मंगवा लें। आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट लोगों को लाना है। दैट इज द की फैक्टर। इसके अंदर मिनाज जो एस्पेक्ट है ना वो ईमानदारी का। जब शाहिद साहब कह रहे हैं ना कि वो केसेस चलने दो, तो जाहिर है आपको तो अपनी इनोसेंस का या अपने केस के ऊपर भरोसा था हमारी सीन, लेकिन बाकी लोगों को नहीं होगा। आपने क्या उस पर कह सकते? Have to make sure that people of integrity come, people who can take difficult and tough decisions. मुल्क को फायदा पहुंचाना है या अपनी सनत को फायदा पहुंचाना है? तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद, इतना सब कुछ मुल्क में होने के बावजूद हम सब कुछ ऐसे ही चलने दें जिससे चंद हाथों को बेपनाह मुनाफा जबकि मुल्क को नुकसान और आवाम को तकलीफ का सामना रहे, या उन ममालिक की तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया जहां पैदावार पाकिस्तान से कहीं कम है लेकिन उसूली स्ट्रक्चर होने के बाइस मईशत की ग्रोथ होती है, हम भी कुछ ज़रूरी स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करें जिससे पाकिस्तान यानी वतन अजीज़ का भी फ़ायदा हो।